आज से कई साल पहले जॉर्ज ऑरवेल ने एक बात कही थी, किसी समाज को अगर नष्ट करना चाहते हो ना, तो उसका सबसे प्रभावी तरीका ये होता है कि उसकी अपने इतिहास की समझ को उससे छीन लिया जाए, पूरी तरीके से उसे मिटा दिया जाए। यानी जब लोगों से उनके इतिहास को छुपाया जाने लगे, जब उनके साथ हुए अत्याचारों को टोन डाउन करके उनके दुश्मनों को ही विक्टिम दिखाया जाने लगे, जब ऐसा होता है ना, तब किसी गोली की जरूरत नहीं पड़ती, तब किसी हमले की जरूरत नहीं पड़ती, तब उस समाज की आइडेंटिटी खुद ही धीरे धीरे खत्म होने लगती है। भारत में ये प्रोसेस बहुत सालों से चलता आ रहा है। यहाँ हिस्ट्री को या तो छुपाया गया है या पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। हमें हमारी आइडेंटिटी पर शर्म करना ये तक सिखा दिया गया है। We call ourselves Indians, but we are deeply ashamed of India. क्या आदमियों को भारतीय संस्कृति से शर्म आती है? जहाँ एक तरफ कई बार हमारे दुश्मन को ही विक्टिम बनाया गया। तो आपके जहन में टेररिस्ट इज इक्वल टू पाकिस्तान, या पाकिस्तान में और भी बाशिंदे रहते हैं? नहीं। Yeah, this film is about this mindset. Unfortunately, we have a mindset that all the terrorists and the certain sections of the establishment of Pakistan who are definitely doing things which are anti-India, they represent Pakistan. They don't represent Pakistan. That's the whole point of this film. That's the whole point of Bajrangi Bhaijaan. पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है। बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? वहीं दूसरी तरफ हमें ही अग्रेसर बना दिया गया। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। लेकिन इसी पुराने पैटर्न को तोड़ रहा है आदित्य धर नाम का एक फिल्म मेकर, जिस कारण उसके नाम से लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो गई है। आज कोई उसे एक्सट्रीमिस्ट बोल रहा है, कोई उसे टेररिस्ट बोलने पर तुला हुआ है। आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। कोई गाली दे रहा है, कोई प्रोपेगेंडा का टैग चिपका रहा है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोगों को। आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। आज से लगभग 30 साल पहले बिल्कुल यही चीज एक और फिल्म मेकर के साथ हुई थी। उसका नाम था स्टीवन स्पीलबर्ग। जब स्पीलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई थी, तो उसने भी बरसों से चल रहे एक सेफ और डाइल्यूटेड नैरेटिव को चैलेंज किया था। उस वक्त भी कहा गया था कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, ये फिल्म टू वायलेंट है, ये फिल्म एजेंडा ड्रिवन है। Schindler's List. Now, as Mr. Zundell said, this book is a work of fiction. Yeah. और बावजूद इसके ये फिल्म बनी, ये फिल्म चली, और इस फिल्म ने पूरी दुनिया के यहूदियों और हॉलोकॉस्ट के प्रति सोच बदल के रख दी। Dürfen wir Sie nach einem ersten Eindruck fragen? Ja, es ist für mich im Moment noch sehr ergreifend. Also das muss man verarbeiten. Nicht? Aber solche Filme sind wichtig. Ich war sehr ergriffen, wie getrennt man sind, die Familien, Kinder von den Eltern und Männer von den Frauen. Ja, also ich bin erschüttert. Ne? Ich bin vollkommen fertig. Ne? और आज धुरंधर आने के बाद भी एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि आदित्य धर सेम वही कर रहा है जो कभी स्पीलबर्ग ने जूइश और इजरायली हिस्ट्री के लिए किया था। आज अपनी मूवी से आदित्य धर ने पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है, जिसे आज तक किसी ने दिखाने की हिम्मत तक नहीं की थी। तो अपना सवाल ये उठता है कि क्या आखिर आदित्य धर सच में वो चीज कर रहे हैं जो स्पीलबर्ग ने हॉलीवुड में की थी? अगर हाँ, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में बॉलीवुड पर क्या होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में।
देखिए, ये बात समझने से पहले कि आदित्य धर ने आखिर ऐसा क्या करके दिखाया है जो कभी स्पीलबर्ग ने यहूदियों के लिए किया था, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि स्टीफन स्पीलबर्ग ने असल में किया क्या था और वो इतनी बड़ी बात क्यों थी। और इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद दुनिया के एक हिस्से में हॉलोकॉस्ट की कहानियों को पूरी सच्चाई के साथ सामने लाने की बजाय उसे काफी हद तक दबाने की कोशिश की गई थी। हॉलोकॉस्ट को दुनिया के सामने ज्यादातर एक जनरल ह्यूमन ट्रेजेडी की तरह बताया जा रहा था और इस बात को जानबूझकर छुपाया जा रहा था कि एक प्लान्ड जेनोसाइड था जिसका साफ मकसद यहूदियों को एक कम्युनिटी के तौर पर पूरी तरीके से खत्म करना था। और देखिए, ऐसा नहीं था कि एंटी सेमेटिक सोच सिर्फ हिटलर के जमाने में एग्जिस्ट करती थी। ये नफरत हिटलर से सेंचुरीज पहले ही पनप चुकी थी यूरोप के अंदर। लेकिन इसके बावजूद हॉलोकॉस्ट के बाद भी यहूदियों के लिए कोई सिंपैथी पैदा नहीं हुई और इसका कारण भी था, क्योंकि अगर हॉलोकॉस्ट की पूरी सच्चाई को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया जाता तो इजराइल को वो मोरल और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल जाती जिसे कई अरब देश और वेस्टर्न एंटी सेमेटिक सर्कल्स कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और इसी वजह से समय के साथ 6 मिलियन जूस की हत्या एक डरावनी सच्चाई से बदलकर सिर्फ नंबर तक सीमित कर दी गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि हॉलोकॉस्ट के बाद भी एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को इस बात की सीरियसनेस समझ में नहीं आई कि जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, फ्रांस, नीदरलैंड और पूरे यूरोप में यहूदियों को हर जगह क्यों टारगेट किया जा रहा था। धीरे धीरे यही बात उस पर्टिकुलर वर्ग के लिए एक बड़े लेवल की इग्नोरेंस में बदल गई। इनफैक्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में हुए सर्वेस बताते हैं कि बहुत से यंग लोग ऑश्विट्ज़ का नाम तक नहीं जानते थे। उन लोगों को यह तक नहीं पता था कि गैस चैम्बर क्या होता है। कुछ लोग ये तक नहीं जानते थे कि नाजी पॉलिसी का मेन टारगेट ही यहूदी थे। और जब इस पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को जेनोसाइड का स्केल, उसका इंटेंट और उसका तरीका समझ में नहीं आता था तो उसे डिनाई करना उनके लिए आसान हो जाता था। और यही इग्नोरेंस आगे चलकर हॉलोकॉस्ट डिनायर्स का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार कर देती है। ये लोग खुले तौर पर कहते हैं कि गैस चैम्बर्स कभी थे ही नहीं, डेथ के नंबर्स तो फेक हैं, या फिर हॉलोकॉस्ट को यहूदियों ने पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए एग्जैजरेट किया है। कुछ इसे आउटराइट झूठ बताते हैं तो कुछ इसे यहूदी प्रोपेगेंडा कहते हैं। और इसके सबसे खतरनाक एग्जांपल है डेविड इरविंग जैसे लोग, जिन्होंने खुद को हिस्टोरियन बताकर हॉलोकॉस्ट को डिनाई किया और हिटलर को इनोसेंट दिखाने की कोशिश की। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सोच किसी एक देश तक सीमित नहीं थी। ये वर्ग यूरोप से लेकर अमेरिका जैसे देशों तक फैलता जा रहा था। इस पूरे प्रोसेस में ग्लोबल सिनेमा का भी रोल रहा। शुरुआत में वर्ल्ड वॉर 2 पर कई फिल्में बनी, उनमें हॉलोकॉस्ट भी दिखाया गया, लेकिन कोई बड़े बजट की कोई बड़ी पॉपुलर फिल्म नहीं बनी जिसमें हॉलोकॉस्ट को साफ तौर पर एक सिस्टमैटिक जूइश एक्सटर्मिनेशन की कहानी के रूप में दिखाया गया हो, बिना उसे डाइल्यूट किए। और इसका नतीजा ये हुआ कि हॉलोकॉस्ट की एक्यूरेट सच्चाई स्क्रीन पर उस लेवल पर कभी नहीं आ पाई। और इसी माहौल में स्टीफन स्पीलबर्ग नाम के एक हॉलीवुड फिल्म मेकर आते हैं जो खुद यहूदी थे। इनका जन्म 1946 में हुआ, यानी कि हॉलोकॉस्ट खत्म होने के सिर्फ 1 साल बाद। स्पीलबर्ग ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां सर्वाइवर्स हर तरफ थे। उनकी फैमिली के हाथों पर नंबर्स टैटू किए हुए थे और एक बच्चे के तौर पर वो नंबर्स रोज देखते थे, लेकिन उन्हें तब ये पूरी तरीके से समझ नहीं आता था कि ये नंबर्स जो हैं वो यहूदियों को खत्म करने की प्लानिंग के प्रोसेस के सबूत हैं। और इसी के साथ स्पीलबर्ग अपने स्कूल और नेबरहुड में अकेले जूइश बच्चे होते थे और इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा एंटी सेमेटिक बुलिंग झेलनी पड़ती थी। उन्हें सिर्फ जूइश होने की वजह से चिढ़ाया गया, निशाना बनाया गया और इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें बहुत जल्दी ये बात सिखा दी कि जूइश होना नेगेटिव अटेंशन को खींच रहा है या फिर ओपनली जूइश होना लाइफ को मुश्किल बना देता है। और यही माहौल स्पीलबर्ग के डिसीजंस को शेप करता गया। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के कई हिस्सों को छुपाना सीख लिया। यही सोच उनके बड़े होने तक और फिर हॉलीवुड के सफर तक उनके साथ रही। जब स्पीलबर्ग फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने खुद को जूइश फिल्म मेकर के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था। उन्होंने खुद को एक यूनिवर्सल स्टोरी टेलर के रूप में पेश किया था। अपने अर्ली करियर में उन्होंने ओपनली जूइश स्टोरीज को अवॉइड किया था और ऐसी थीम्स को चुना था जो हर किसी से जुड़ सके। और इसी वजह से उनकी फिल्म्स ग्लोबल लेवल पर चली और देखते ही देखते वो काफी पॉपुलर हो गए। और देखिए, ये सोच सिर्फ स्पीलबर्ग तक सीमित नहीं थी। कई जूइश फिल्म मेकर्स मानते थे कि अगर वो ओपनली जूइश स्टोरीज को बताएंगे तो उनका करियर लिमिट हो जाएगा या फिर उनको बैकलैश झेलना पड़ेगा, जिसके कारण उल्टा कई जूइश इंटेलेक्चुअल्स ने करियर बनाने के लिए इजराइल को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। इजराइल को एग्रेसिव, कॉलोनियल या फासिस्ट बताकर कुछ जूइश वॉइसेस ने खुद को डोमिनेंट ग्लोबल नैरेटिव के साथ अलाइन करना शुरू कर दिया था और इससे उन्हें वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज, मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर कल्चरल स्पेसेस में एक्सेप्टेंस मिलने लग गई थी। और इस बात के ना जाने कितने एग्जांपल्स हैं। नोआम चॉम्स्की ने एक बार इजराइल को कॉलोनियल या फिर ऑपरेसिव स्टेट बताया था और टेररिज्म का सोर्स बता दिया था। जोदिया बटलर ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को ग्लोबल लेफ्ट रेजिस्टेंस का हिस्सा बता दिया था। इलन पापे ने इजराइल की फाउंडिंग को एथनिक क्लींजिंग बता दिया था।
नॉर्मन फिंकरस्टीन ने इजराइल पर हॉलोकॉस्ट को पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया था। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सारे लोग खुद यहूदी थे, बावजूद इसके उन्होंने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अपने देश के खिलाफ ही एजेंडा बना लिया था। और इसका नतीजा ये निकला कि 1990s के अंत तक हॉलोकॉस्ट जैसे भयानक क्राइम के बाद भी दुनिया के एक हिस्से की नजर में बुरे इजरायली यहूदी बने रहे और हॉलोकॉस्ट जैसे क्राइम पर सवाल उठते रहे। हॉलोकॉस्ट जैसे अपराध के बाद भी इजराइल और यहूदियों को दुनिया में उस पर्टिकुलर वर्ग ने बार बार अटैक किया और उस वर्ग के अंदर उनको कोई सिंपैथी नहीं मिली। लेकिन यही वो समय था जब स्टीफन स्पीलबर्ग, जिन्होंने बचपन में एंटी सेमेटिक बुलिंग के कारण अपनी आइडेंटिटी को छुपाना सीख लिया था, वो आगे चलकर वो कदम उठाने वाला था जिसने इस पूरी कहानी को हिला कर रख दिया। देखिए जो समय था ना, ये वो समय था जब एक ऑस्ट्रेलियन लेखक थॉमस कीनली की मुलाकात एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर से होती है जिनका नाम लियोपोल्ड पेज था। ये मुलाकात बावरले हिल्स के एक लेदर गुड्स शॉप में होती है। बातचीत के दौरान पेज ने जोर देकर कहा कि कीनले को एक कहानी जरूर सुनानी चाहिए। ये कहानी ऑस्कर शिंडलर्स की थी। पेज का मानना था कि ये कोई आम हॉलोकॉस्ट की स्टोरी नहीं थी, बल्कि सर्वाइवल की वो कहानी थी जिसे दुनिया ने आज तक सुना ही नहीं था। पेज ने बताया कि ऑस्कर शिंडलर एक जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट था और वो एक नाज़ी पार्टी का मेंबर भी था। शिंडलर कोई संत आदमी नहीं था, वो वॉर प्रॉफिटियर था, विमेनाइजर था और एक मॉरली फ्लॉड इंसान था। और इसके बावजूद उसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1000 से ज़्यादा यहूदियों की जान बचाई। उसने यहूदियों को अपनी फैक्ट्रीज में नौकरी दी, एसएस ऑफिसर्स को रिश्वत दी, सरकारी पेपर वर्क में हेर फेर किया और बार बार डिपोर्टेशन को रुकवाया। इस कहानी ने ना ये दिखाया कि इम्परफेक्ट लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले ले सकते हैं। थॉमस कीनले ने हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर की गवाही इकट्ठा की और एक किताब लिखी जिसका नाम था शिंडलर्स आर्क। यही किताब बाद में स्टीफन स्पीलबर्ग तक पहुंची। स्पीलबर्ग ने ये किताब अपने करियर की शुरुआत के समय में पढ़ी थी और काफ़ी इंस्पायर्ड भी हुए थे, लेकिन इस समय ना उन्होंने इसे फिल्म में बदलने से मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो इमोशनली तैयार हैं ही नहीं कि वो इस टाइप की मूवी को बना पाएं। और यही कारण था कि स्पीलबर्ग करीब 10 साल तक इस प्रोजेक्ट को टालते रहे। इस दौरान वो बड़ी बड़ी कमर्शियल फिल्में बनाते रहे। इन फिल्मों ने उन्हें ज़बरदस्त ग्लोबल सक्सेस और इन्फ्लुएंस दिया। पर धीरे धीरे जब समय बीता तो उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स अब बढ़ती एज के साथ साथ मरने लगे हैं। स्पीलबर्ग को यह बात समझ में आने लगी कि आई विटनेस हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर इन लोगों की कहानियों को ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया गया तो साफ तरीके से दुनिया को इनकी सच्चाई नहीं पता चलेगी। तो स्पीलबर्ग को लगने लगा कि वो इनजस्टिस कर रहे हैं। इस सोच ने उनके अंदर गिल्ट को पैदा किया। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने अब भी फिल्म को टाला तो ऐसी आवाज़ें खो जाएंगी जिन्हें कभी वापस लाया ही नहीं जा सकेगा। आखिरकार स्पीलबर्ग ने फैसला किया कि चाहे उन्हें कितना भी बैकलैश मिले, चाहे इससे उनका करियर कैसे भी अफेक्ट हो, लेकिन अब ये फिल्म बन के रहेगी। अब इस जिम्मेदारी को और टाला नहीं जा सकता। उन्होंने शिंडलर्स लिस्ट को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा। और ये जो सोच थी ना, ये सोच पूरी फिल्म बनाने की प्रक्रिया में दिखती है। स्पीलबर्ग ने इस फिल्म के लिए अपनी डायरेक्टर सैलरी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह जूइश मौतों से पैसा नहीं कमाना चाहते। उनके लिए ये जो फिल्म थी ना, ये प्रॉफिट का मामला नहीं था, बल्कि जूइश आइडेंटिटी और जूइश मेमोरी की जिम्मेदारी थी। उन्होंने फिल्म को ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट में शूट करने का फैसला लिया। इसका मकसद था मॉडर्न सिनेमा की चमक और धमक, कंफर्ट, उन सबको हटा देना। स्पीलबर्ग चाहते थे कि फिल्म ना इतिहास के बहुत ज़्यादा करीब लगे। फिल्म में हैंड हेल्ड कैमराज और लिमिटेड स्टेजिंग का इस्तेमाल किया गया। इससे सीन्स बहुत ज़्यादा रियल लगे। उनका ना बेसिकली इरादा ये था कि ऑडियंस को ये महसूस हो कि ये फिल्म की कहानी नहीं देख रहे हैं, ये बल्कि सामने घटनाओं को होते हुए देख रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पोलैंड में उन जगहों के पास हुई जो सीधे सीधे हॉलोकॉस्ट से जुड़ी हुई थी। इन जगहों पर मौजूद रहना स्पीलबर्ग के लिए इमोशनली बहुत भारी था। उन्होंने खुद बताया कि शूटिंग के दौरान वो रोज अंदर से टूटते थे, बार बार रोते थे और कई बार तो ये सोचते थे कि क्या वो इस फिल्म को कभी पूरा भी कर पाएंगे या नहीं। लेकिन फाइनली मूवी कंप्लीट हुई और 1993 में शिंडलर्स लिस्ट पूरी दुनिया में रिलीज भी हुई। ऑडियंस पहली बार हॉलोकॉस्ट की इंटेंसिटी को इस तरीके से देख रही थी। Dürfen wir Sie nach einem ersten Eindruck fragen?
Ja, es ist für mich im Moment noch sehr ergreifend. Also das muss man verarbeiten. Nicht? Aber solche Filme sind wichtig. Ich war sehr ergriffen, wie getrennt man sind, die Familien, Kinder von den Eltern und Männer von den Frauen. Ja, also ich bin erschüttert. Ne? Ich bin vollkommen fertig. Ne? Es war einfach unglaublich. ये फिल्म ग्लोबल सक्सेस बन चुकी थी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस लगभग 322 मिलियन डॉलर्स यहां तक पहुंच चुका था। और इसका मतलब पता है क्या था? इसका मतलब सीधा था कि करोड़ों लोगों ने अलग अलग देशों में इस फिल्म को देखा था। 1997 में ये फिल्म अमेरिकन टेलीविजन पर बिना किसी एडवर्टीजमेंट के दिखाई गई। उस एक रात में लगभग 65 मिलियन अमेरिकन्स ने इस फिल्म को देखा था। फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड, जो खुद एंटीसेमेटिक थे, उन्होंने पूरी मूवी को एड फ्री ब्रॉडकास्ट करवाया था। शिंडलर लिस्ट को बड़े स्तर पर पहचान मिल चुकी थी, जिसमें 7 एकेडमिक अवार्ड शामिल थे। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, सारे अवार्ड्स इसी को मिले थे। लेकिन अवार्ड से ज़्यादा अहम बात यह थी कि फिल्म ने सोसाइटी के ऊपर एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डाला था। इस फिल्म ने हॉलोकॉस्ट पर जूइश एक्सटर्मिनेशन को इग्नोर करना बिल्कुल नामुमकिन बना दिया था। सब लोग ना इसके ऊपर बात करने लगे थे। इसने साफ दिखाया कि हॉलोकॉस्ट पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड था, सिस्टमैटिक था और जानबूझकर किया गया था। यहूदियों को उनके एक्शंस की वजह से नहीं, बल्कि उनकी आइडेंटिटी की वजह से मारा गया था। और इस क्लैरिटी ने दशकों से चली आ रही सॉफ्ट और जनरल कहानियों को चुनौती दी। एंड गेस व्हाट, इस समय भी कई क्रिटिक्स ने कहा इतना वायलेंस दिखाना ना गलत है, ये प्रोपेगेंडा है, नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों ने तो इसे आउटराइटली फिक्शन बता दिया था, सेम लाइक धुरंधर। Schindler's List. Now, as Mr. Zundell said, this book is a work of fiction. इस ग्लोबल सक्सेस के बाद स्पीलबर्ग ने कई और पावरफुल जूइश सेंट्रिक मूवीज बनाई, चाहे वो म्यूनिक जैसी फिल्म हो, जिसमें उन्होंने म्यूनिक ओलंपिक्स में यहूदियों को जो अगवा कर लिया गया था उसकी कहानी को दिखाया और इजराइल ने कैसे रिवेंज लिया उसको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया। या फिर द फेबलमैन्स, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की जूइश आइडेंटिटी और बचपन के अनुभवों को सीधे पर्दे पर उतार दिया। और यही नहीं, सिनेमा के बाहर भी स्पीलबर्ग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने शोहान फाउंडेशन की स्थापना की और इस फाउंडेशन का मकसद पता है क्या था? इसका मकसद था हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स की गवाही को रिकॉर्ड और प्रिजर्व करना। इस फाउंडेशन ने ना 56 देशों में 32 लैंग्वेजेस में 51,000 से ज्यादा सर्वाइवर्स और आई विटनेस का टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड किया। इसका सीधा मकसद हॉलोकॉस्ट डिनायल के लिए जगह को खत्म करना था। यह कहना बिल्कुल सही होगा कि शिंडलर्स लिस्ट ने दुनिया भर के लोगों को जूइश एक्सटर्मिनेशन से बिना किसी फिल्टर और बिना किसी एब्स्ट्रैक्शन के सामना करने को मजबूर कर दिया था। इस फिल्म के बाद जूइश सफरिंग को सिंबॉलिक या ऑप्शनल हिस्ट्री की तरह ट्रीट करना मुमकिन नहीं रह गया था। हॉलोकॉस्ट को समझने और उस पर बात करने और उसे पढ़ाने का तरीका, ये सब हमेशा के लिए अब बदल चुका था। देखिए, जिस तरीके से शिंडलर्स लिस्ट ने दुनिया को बिना किसी डाइल्यूशन के जूइश हॉलोकॉस्ट का सामना करने पर मजबूर किया, उसी तरीके से कई साल बाद इंडियन सिनेमा में भी एक करेक्शन आया है। देश अलग था लेकिन पैटर्न वही था। एक लंबा इतिहास मौजूद था, लेकिन उसके आसपास की कहानी को सालों तक सॉफ्ट किया गया, ब्लर किया गया या अवॉइड किया गया। आजादी के बाद भारत को बार बार वॉर्स, प्रॉक्सी टेररिज्म और पाकिस्तान की तरफ से चल रही रेडिकल इस्लामिक वॉरफेयर का सामना करना पड़ा। इसमें फुल स्केल वॉर्स शामिल थे, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन थी, बड़े बड़े इंडियन सिटीज में टेरर अटैक्स हुए थे और मिलिटेंट ग्रुप्स को पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से लगातार सपोर्ट मिला था। पाकिस्तान ओपनली एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा था, जिसे ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स कहा जाता है। इसका मकसद भारत को डिस्टेबलाइज करना और हिंदू सिविलियंस को टारगेट करना था। और इसी कारण से खालिस्तान आतंकवाद से लेकर कश्मीर के नरसंहारों से लेकर 26/11 जैसे घिनौने क्राइम्स हुए हैं। बावजूद इसके खुद इंडियंस, स्पेशली हिंदूज ने पाकिस्तान को विक्टिमाइज किया और उल्टा इंडियन आर्मी को एग्रेसर बताया। और बॉलीवुड की हालत किसी से छुपी नहीं है। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की फिल्मों ने न सिर्फ लगातार पाकिस्तान का नाम लेने से मना किया, बल्कि उल्टा उसे डाइल्यूट किया। हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले जमाने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है।
तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क आप नाम नहीं ले सकते। इस्लामिक टेररिज्म को या तो जस्टिफाई किया गया या फिर सॉफ्ट कर दिखाया गया। पाकिस्तान की मिलिट्री या इंटेलिजेंस एजेंसीज की भूमिका को या तो ब्लर कर दिया गया या पूरी तरीके से हटा दिया गया। और तो और कई फिल्मों में तो पाकिस्तान को ही टेररिज्म का विक्टिम दिखाया गया। उन्हें अक्सर मिसगाइडेड यूथ, इमोशनल रेबल्स या फिर हालात का शिकार दिखाया गया। ऊपर से कश्मीरी जेनोसाइड या फिर हिंदूज की एथनिक क्लिंजिंग जैसी चीजों को तो मान लो मेन स्ट्रीम सिनेमा से लगभग पूरी तरीके से गायब भी कर दिया गया था। और ये सब कुछ एक्सीडेंट नहीं था। दशकों तक बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड फंडिंग, आइडियोलॉजिकल प्रेशर्स और पॉलिटिकल अपीजमेंट का असर रहा था। कितने ही एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलते आए हैं। I spoke to actually one relative recently, and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. And I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. That all the terrorists and the certain sections of the establishment of Pakistan who are definitely doing things which are anti-India, they represent Pakistan. They don't represent Pakistan. That's the whole point of this film. That's the whole point of Bajrangi Bhaijaan. And I love the Pakistan. बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, मेरे काम सराहा है। Hello to everyone in Pakistan. I wish you guys were here in Tampa. Lots of love and good wishes. बहुत बहुत प्यार आप सबको, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों। आपके मोहब्बत, आपका प्यार हमें बार बार दिखाई देता है। कभी भी आपके यहाँ आने का मौका मिलेगा तो बहुत प्यार मिलेगा। मैं सबको सलाम करता हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान पाइंदाबाद। और इन सब चीजों से धीरे धीरे एक मोनोपोली बन गई। जो फिल्म मेकर्स पाकिस्तान को साफ तौर पर एग्रेसर दिखाना चाहते थे, उनके लिए इंडस्ट्री में टिकना या सपोर्ट पाना मुश्किल होता चला गया। और यही वो माहौल था जिसमें आदित्य धर की एंट्री हुई। आदित्य धर एक आर्मी बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा तो उन्हें पता था कि नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी के साथ टिकना मुश्किल है यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये डेयरिंग काम किया और इसकी शुरुआत उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक नाम की मूवी बनाकर की। इस फिल्म ने बॉलीवुड का दशकों से बनाया पूरा पैटर्न तोड़ दिया। फिल्म ने इंडियन रिटेलिएशन को डेलिब्रेट, प्लान्ड और नेसेसरी दिखाया। फिल्म ने पाकिस्तान बैक टेरर को नाम लेकर दिखाया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उरी एक बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस बन गई। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम यह था कि इस फिल्म ने साबित कर दिखा दिया कि ऑडियंस ऐसी मूवीज के लिए हमेशा से तैयार बैठी थी। इस फिल्म ने यह भी साबित कर दिया कि रियलिटी बेस्ड पेट्रियोटिक फिल्म बनाने से सिनेमा कमजोर नहीं होता, उल्टा क्रेडिबिलिटी को पब्लिक ट्रस्ट मिलता है। उरी के बाद धर ने अपने सिनेमा आर्ट को और इंप्रूव किया और इसके बाद उन्होंने लगातार पुराने नैरेटिव लिमिट्स को पुश किया। आर्टिकल 370 जैसे प्रोजेक्ट में, जहां पर वो राइटर और प्रोड्यूसर के रूप में जुड़े, उन्होंने कश्मीर के इशू को सीधे एड्रेस किया। इन कहानियों में दिखाया गया कि कश्मीर को पाकिस्तान बैक जिहादी नेटवर्क्स ने कैसे एक्सप्लॉइट किया और हिंदूज को टारगेटेड वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैसे सामना करना पड़ा। और इसी के साथ ये भी दिखाया गया कि भारत ने कैसे कश्मीर को वापस से रिक्लेम किया है। इसी तरीके से इसके बाद धर ने बारामूला जैसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। यह भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इस कहानी ने कश्मीर जेनोसाइड के दौरान हिंदू सफरिंग्स को जिस तरीके से सिनेमैटिक स्टाइल और स्टोरी टेलिंग के साथ दिखाया, वो आराम से किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी टेलिंग को बीट कर देता है। और ये कलेक्शन अपने पीक पर पहुंचा धुरंधर के साथ। इस फिल्म ने पाकिस्तानी टेरर इकोसिस्टम को बिना किसी फिल्टर के एक्सपोज किया। इसमें साफ साफ दिखाया गया कि टेरर ग्रुप्स, हैंडलर्स, फंडिंग चैनल्स और स्टेट प्रोटेक्शन मिलकर एक सिस्टम को कैसे बनाते हैं। फिल्म ने इस पुराने नैरेटिव को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम है, जबकि रियलिटी ये थी कि पाकिस्तान टेररिज्म का सोर्स है। इसने उस पूरे स्पाई यूनिवर्स के नैरेटिव को धूल में मिला दिया, जहां रॉ और आईएसआई मिलकर साथ साथ टेररिज्म से लड़ते दिखाए जाते थे, जो कि खुद इंडियन आर्मी को बदनाम करने वाला एक झूठा फ्रेमवर्क आ गया था फिल्मों के अंदर हमारी। धुरंधर जैसे लेवल की मूवी पहले बॉलीवुड में लगभग इम्पॉसिबल थी। हाँ, हैदर या फिर मिशन कश्मीर बनानी होती थी, वो जरूर बनती थी। और यही जो चेंज आया है ना, वो एक खास वर्क को मिर्ची लगा रहा है। Bleed India with 1,000 cuts, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। oh, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। और ये मिर्ची लगना जायज भी है, क्योंकि धर का काम उस कंफर्ट जोन को चुनौती दे रहा है जो दशकों से बनाया गया था। इतनी मिर्ची लगने के बावजूद भी फिल्म ऑडियंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग चली है और भारत के बाहर भी ये व्यूअर्स तक पहुंची है। धुरंधर ने इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत के नैरेटिव को और साइड को इतना स्ट्रॉन्ग किया है जितना शायद ही किसी मूवी ने किया हो। और ये वही काम है जो दशकों पहले स्टीफन स्पीलबर्ग ने बहुत बड़े लेवल पर किया था। स्पीलबर्ग ने जूइश और इजरायली हिस्ट्री को एक्सेप्टेबिलिटी के लिए नेगोशिएट करना बंद कर दिया था। और उसी तरीके से आदित्य धर ने इंडस्ट्री के कुछ सेक्शंस को खुश करने के लिए या फिर करियर की सेफ्टी के लिए इंडियन या हिंदू रियलिटी को सॉफ्टन करना बंद कर दिया है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आदित्य धर वही कर रहे हैं जो स्पीलबर्ग ने जूस के लिए किया था। आदित्य धर नैरेटिव कंट्रोल को वापस ले रहे हैं और डाइल्यूशन से इनकार कर रहे हैं। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा
लोगों की सोच और याददाश्त दोनों को स्कूल की किताबों, गवर्नमेंट के बयानों और ऑफिशियल रिपोर्ट्स, इन सबसे कहीं ज्यादा असरदार तरीके से बनाता है। ज्यादातर लोग ना हिस्ट्री फाइल्स या पुराने डॉक्यूमेंट से पढ़कर नहीं सीखते, वो यही मानते हैं जो वो बार बार स्क्रीन पर देख रहे हैं वही सच है। जब सिनेमा साफ और सीधी बात नहीं कहता तो लोगों के दिमाग में सच्चाई कमजोर पड़ जाती है, और जब सिनेमा सच को घुमा फिरा कर दिखाता है तो लोग कमजोरी को धीरे धीरे नॉर्मल मानने लगते हैं। जब स्टोरीज को जानबूझकर हल्का, वेग या आधा अधूरा दिखाया जाता है तो इसका सीधा फायदा गलत काम करने वाले लोगों को मिलता है। ऐसी स्टोरी टेलिंग उन लोगों को ना बचा लेती है जो नुकसान पहुंचाते हैं, और जो विक्टिम होते हैं उन्हें ही अग्रेसर बता दिया जाता है। और ये चीज इंडिया में कई डेकेड से होती आ रही है। यही कारण है कि स्टीवन स्पीलबर्ग या फिर आदित्य धर जैसे जो डायरेक्टर्स हैं वो मायने रखते हैं। उन्होंने सिर्फ अच्छी या हिट फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने उन कहानियों को ठीक किया जिन्हें लंबे समय से गलत तरीके से दिखाया जा रहा था। शिंडलर्स लिस्ट के बाद हॉलोकॉस्ट को हल्के में लेना ना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। जूइश लोगों को मारने की सच्चाई को वेग ट्रेजेडी की तरह नहीं दिखाया जा सकता था। फिल्म ने ना साफ कर दिया था कि किसे मारा गया, कैसे मारा गया और क्यों मारा गया, और उन्होंने इस स्टोरी को ना ग्लोबल लेवल पर दिखाया। तो इसके कारण लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा कहा। स्टीफन स्पीलबर्ग को मारने की धमकी मिली पर वो ना रुके नहीं। ठीक उसी तरीके से उरी और धुरंधर के बाद इंडियन सिनेमा के लिए ये कहना आसान नहीं रहा कि टेररिज्म का कोई साफ सोर्स नहीं है। धुरंधर ने उस फेक स्पाई वाली दुनिया को ना खत्म कर दिया। वो फेक स्पाई वाली दुनिया जिसमें रॉ और आईएसआई को बराबर दिखाया जाता था या किसी अनजान दुश्मन के खिलाफ सीक्रेटली साथ काम करते हुए बताया जाता था, वो सब एक बनाई हुई कहानी थी। आदित्य धर ने उसकी जगह असली वजह, असली कारण, पूरा सिस्टम और सबकी जिम्मेदारी सामने रख दी, और वो भी बिना किसी फिल्टर के। इसीलिए आज लोग आदित्य धर को खतरनाक फिल्म मेकर कह रहे हैं। इसीलिए कुछ लोगों को उनसे इतनी मिर्ची लगी हुई है। पर अगर आदित्य धर खतरनाक हैं तो हमें ऐसे खतरनाक फिल्म मेकर्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये ना लोगों को सच देखने की आदत डालते हैं। जब आने वाली पीढ़ी अपनी हिस्ट्री, अपनी आइडेंटिटी और अपनी पहचान को साफ तौर पर समझती है तो यही उन सब लोगों के लिए जस्टिस होता है जिनकी कहानी सालों तक दबाई गई, और यही इस तरीके की सिनेमा की असली ताकत है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और जॉइन बटन तीनों के थ्रू कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।